मैं 12 साल की उम्र से ही ओइजा बोर्ड यूज़ करती आ रही हूँ, पर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ये यूज़ करती हूँ जो इसे सीरियसली लेते हैं। यूजुअली जो बोर्ड मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा ही होता है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने अपना बोर्ड अपनी एक दोस्त को दे दिया था और मैंने अपनी एक दूसरी दोस्त से उसका बोर्ड उससे उधार ले लिया था। वो शायद मेरी पहली गलती थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। मैंने उसे कुछ टाइम यूज़ भी किया और मुझे उसमें से बस नॉर्मल जवाब मिलते, जैसे कि यस या नो। एक महीने बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड और एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड के साथ उस बोर्ड को यूज़ करने के लिए दोबारा बाहर निकाला। हमने कुछ कैंडल्स जलाए और आमतौर पर जैसे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन शुरू से ही मुझे बोर्ड से कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। जो आत्मा बोट के थ्रू आई थी वो वैसा बिहेव नहीं कर रही थी जैसा आत्माएं यूजुअली करती हैं। वो मजाकिया वाले टर्म्स यूज़ कर रही थी, जैसे LOL और हाँ हाँ, जैसे कि वो इस सिचुएशन से काफ़ी खुश है। एक पॉइंट पर उसने एक नाम स्पेल किया जिसे मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकी, पर मैंने ऐसे ही बस ट्राई करने के लिए उस नाम को ज़ोर से बोला। उसके रिस्पॉन्स में बोर्ड के थ्रू जो हंसी आई, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर दी। मैंने उस सेशन को वहीं ख़त्म किया और गुड बाय बोलकर बोर्ड की शुद्धिकरण की। मुझे याद है, मेरी जिस फ्रेंड की वो बोर्ड थी, उसने मुझे बताया था कि जब उसने बोर्ड को यूज़ किया था तो उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ था। तो मैंने उसे कॉल किया। जैसे ही मैंने उसे ये सारी बातें बताई, उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए बोला कि उसने भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं उस बोर्ड के साथ। उस रात वो मेरे घर आई और हमने साथ में सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ सेशन को स्टार्ट किया। मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही थी कि ये जो भी चीज़ है, इसे अटेंशन से बढ़कर कुछ चाहिए। हमने जैसे ही रिचुअल स्टार्ट किया, वो आत्मा बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत आ गई और जो पहली चीज़ उसने बोर्ड पे स्पेल की वो था, मुझे बाहर आने दो, फिर हम खेलेंगे। हमने पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया और बोला कि हम सोचेंगे और टोन को न्यूट्रल रखा ताकि वो गुस्सा ना हो। उसे शायद पता था कि हम हाँ नहीं बोलेंगे और तभी चीज़ें बिगड़ गई। ओइजा बोर्ड जोर के झटके से हमारी उंगलियों के नीचे गोल गोल घूमने लगा। हमारी कलाइयाँ बोर्ड पर ही लॉक हो गई। अचानक से बोर्ड भी काफ़ी ठंडा हो गया था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे हाथ बर्फ की सिल्ली पर रखे हों। हमारी उंगलियां भी सुन पड़ चुकी थी। हमने सेशन ख़त्म करने का ट्राई किया, लेकिन वो हमें करने नहीं दे रहा था। फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में फोर्स के साथ हम गुड बाय बोल पाए। हमने वापस से बोर्ड की शुद्धिकरण की और उसे उसके बॉक्स में वापस रख दिया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। मेरे अपार्टमेंट का माहौल वापस से नॉर्मल हो चुका था। रात को ना तो कोई बुरे सपने आते और ना ही रात को हॉल के अंधेरे में से किसी की आवाज़ सुनाई देती। लेकिन 8 महीने बाद एक दूसरी दोस्त ने मुझसे वो बोर्ड उधार मांगा, एक गेट टुगेदर के लिए। मैंने उसे बोर्ड तो दे दिया, पर उसे समझाया कि बोर्ड के अच्छे से शुद्धिकरण करने के बाद उसे धोकर सूरज की रोशनी में रख देना। मैंने उसे ये भी बताया कि बोर्ड से कोई आत्मा जुड़ी हो सकती है, लेकिन शायद उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस रात उनके बोर्ड को हाथ लगाने से भी पहले वो बोर्ड क्रैक हो गया, लेकिन थैंकफुली वो क्रैक लकड़ी के थ्रू नहीं, बस बोर्ड की पेंटेड सरफेस पर ही पड़ा था। उसने बाद में मुझे कॉल किया और बताया कि वहाँ 2 लोगों को चक्कर आने लगे और उन्हें उल्टियाँ भी होने लगी। बोर्ड ने उन्हें बस रैंडम अक्षर और अजीब वर्ड्स बताए। उसके बाद उसने बिना गुड बाय बोले ही सेशन को ख़त्म कर दिया। तब से वो बोर्ड मेरी फ्रेंड के घर पर ही है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस बोर्ड को हाथ भी लगाए, पर अब अजीब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। जब कोई भी घर पर नहीं होता
फिर भी हॉल में पैरों की आहट सुनाई देना, टीवी का अपने आप चैनल चेंज करना, लाइट्स का खुद ब खुद ऑन ऑफ होना और भी बहुत कुछ। अब वो दरवाज़ा खोलकर रात को नहीं सो पाती है क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि उसे कोई अजीब औरत हॉल में अंधेरे में से देख रही है। उसके पास एक म्यूज़िक बॉक्स भी है जो 10 साल से ख़राब हुआ पड़ा था, लेकिन अब अचानक से वो हर रात ठीक 2:30 बजे बजने लगता है। मैंने बहुत लोगों से बात की है कि ओइजा बोर्ड से छुटकारा कैसे पाए। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि उसे जला देना चाहिए, लेकिन वो सबसे बेवकूफ़ भरी चीज़ों में से एक है। ऐसा कभी भी मत करना। कुछ लोगों ने कहा कि उसे काले कपड़े में बांधकर कब्रिस्तान में गाड़ दो, तो कुछ कहते हैं कि उसे नदी या समुंदर में फेंक दो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उस बोर्ड से कुछ जुड़ चुका है। मुझे और मेरी दोस्त को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अगर किसी के साथ ऐसी सिमिलर चीज़ें हुई हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। कई साल पहले मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा एक और फ्रेंड और 3 लड़कियां, उन 3 लड़कियों में से एक के घर पर थे हैलोवीन के लिए। हम उस दिन बस हॉरर मूवीज़ देखकर टाइम पास करने वाले थे, लेकिन जिस लड़की का वो घर था उसने कहा कि उसके पास एक ओइजा बोर्ड है और हम उससे खेल सकते हैं। वो 3 लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड थी ये करने के लिए, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं और मेरा दूसरा फ्रेंड इसके काफ़ी अगेंस्ट थे, क्योंकि हमें ये ओइजा बोर्ड और भूत प्रेत वाली चीज़ें काफ़ी पॉइंटलेस और अंधविश्वास से बड़ी लगती थी। जब उसने वो बोर्ड बाहर लाया तो हमें और भी डाउट हुआ, क्योंकि ये काम करेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये उसने खुद बनाया था कुछ लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर, और प्लानचेट के लिए वो एक विस्की ग्लास का यूज़ करने वाली थी। दरअसल बात ऐसी थी कि हम उस टाइम टीनेजर्स थे और उन लड़कियों को पसंद करते थे, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे। मेरे बेस्ट फ्रेंड को अभी भी नहीं खेलना था, पर हम बाकी 5 ने खेलना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद बोर्ड ने लगातार 5, No, 6, Yes स्पेल करना स्टार्ट किया। हमने इसे साइन की तरह लिया, जैसे कि वो बोर्ड चाहता है कि जो मेरा फ्रेंड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो भी ज्वाइन करे। फिर से बोर्ड पर कुछ रैंडम नंबर्स और लेटर्स के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर बाद उसने 3 नंबर्स और कुछ लेटर्स का सीक्वेंस बार बार रिपीट करना स्टार्ट किया। अचानक से मेरा बेस्ट फ्रेंड पीछे कूद गया और बाय इंस्टिंक्ट हम भी बोर्ड से पीछे हट गए, और तभी ग्लास गिर जाती है और उसके अंदर अपने आप एक उल्टा क्रॉस बन जाता है। वो तीनों लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं ये देखकर। मैंने सभी को एक्सप्लेन किया कि वो क्रॉस पहले से ही ग्लास पर होगा, बस हमने खेलने के चलते ध्यान नहीं दिया होगा उस पर। खैर, मेरा बेस्ट फ्रेंड अब काफ़ी शांत था और हम में से किसी की भी दोबारा खेलने की हिम्मत नहीं थी, तो हम सब ने बस मूवी देखना प्रेफर किया और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ एक जगह चलूँगा। मैंने बोला क्यों नहीं। जो भी उसने मुझे बताया उसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी मुझे पहले से थी। उसके पापा ने, जब वो 1 महीने का था, तभी उसकी माँ और उसे छोड़कर चले गए थे, और उसके पापा की साइड की फैमिली से उसका कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो बस फैमिली एल्बम्स के थ्रू ही जानता था कि कौन उसका क्या है। उस सफ़र पर उसने मुझे सारी बातें बताई। उसका सरनेम ऑब्वियसली उसके पापा का ही है, और उसका मिडिल नेम एक फैमिली ट्रेडिशन था उसके पापा की साइड से। और उसके एक चाचा थे जिनकी एक मोटरसाइकिल क्रैश में डेथ हो गई थी जस्ट उसके पैदा होने के कुछ हफ्ते पहले। उसे उनके बारे में उनके नाम के अलावा कुछ नहीं पता था। उसने मुझे बताया कि ओइजा बोर्ड पर जो 3 लेटर्स थे वो उसके चाचा के नाम के स्टार्टिंग के लेटर्स थे, और हम अब उनकी कब्र पर जा रहे थे जहाँ उन्हें दफनाया गया था, ताकि उन नंबर्स का शायद कुछ मतलब पता चले।
उसकी माँ को उस कब्रिस्तान के बारे में पता था, पर डिवोर्स के बाद वो वहाँ कभी नहीं गई थी और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो खैर कभी वहाँ गया ही नहीं था। तो हम कब्रिस्तान पहुँचे और काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार हमें उसके चाचा की कब्र मिल गई और जो नंबर्स उन 3 लेटर्स के बाद आए थे वो बाइबल के चैप्टर्स के थे जो उनकी कब्र के पत्थर पर लिखे थे। वो ऑब्वियसली काफ़ी दुखी था और मैं बस उसके बगल में जाकर बैठ गया। हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और फिर बाद में शांति से उठकर वहाँ से चले गए। ये मिड-90s की बात है और वो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खैर, ये सब होने के बाद उसने अपने पापा और उनकी फैमिली से मेल जोल बढ़ाना चालू किया। शायद अंत में ये उसके चाचा ही थे जो उसे उसकी फैमिली से रिकनेक्ट करवाना चाहते थे। ये लेट 1987 की बात है। मैं उस समय 6 साल की थी। मेरे माँ पापा का अभी हाल में ही तलाक हुआ था और मेरी माँ 3 बच्चों को अकेले पालने के साथ साथ एल्बर्टा कम्युनिटी कॉलेज में क्रिमिनल क्लासेस भी करने जाती थी। मेरी माँ के एक प्रोफेसर थे जो एल्बर्टा काउंटी के घने जंगलों में घर में अकेले रहते थे। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे ये पता चला कि असल में वो गे थे और उस समय में आप ओपनली ये नहीं बोल सकते थे कि आप गे हो, क्योंकि उस समय गे से एक स्टिग्मा जुड़ा था। इसलिए वो शांति से अकेले जंगलों में रहते थे। लेकिन उन फ्राइडे नाइट्स की स्टडी सेशंस को जिसे वो होस्ट करते थे, सिर्फ उस टाइम वो खुलकर सांस ले पाते। बस स्टूडेंट्स, म्यूज़िक, कॉफ़ी और उनकी अपनी एक छोटी सी सेफ्टी पॉकेट की दुनिया। मेरी माँ कभी कभी मुझे, मेरी बहन और मेरे बड़े भाई को अपने साथ ले जाती। एक रात हम सब यूजुअल की तरह वहाँ बैठे थे। हम सब ताश खेल रहे थे और सब काफ़ी चिढ़ थे। तभी मेरे भाई ने कहा कि वो एक ट्रिक दिखाना चाहता है जो उसने सीखी है। उसने एक होममेड प्लास्टिक ओइजा बोर्ड बनाया और उस पे अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ यस और नो लिख दिया और शराब की क्लास को प्लानचेट के अल्टरनेटिव में यूज़ करने लगा। हम में से किसी ने भी ये सीरियसली नहीं लिया। प्रोफेसर हंसने लगे और कहने लगे कि ये तो बस एक बकवास टीनेज गेम है। लेकिन स्टार्टिंग में ही बोर्ड ने जवाब दिया कि वो एक शैतान है। कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक सीधा जवाब, मैं शैतान हूँ और मैं इस दुनिया में जन्मूंगा। सब शांत थे। किसी ने हंसते हुए बोर्ड पर पूछा कि तुम्हें कौन जन्म देगा। शराब की क्लास ने जेनी स्पेल किया, पर रूम में जेनी नाम की कोई लड़की नहीं थी। लेकिन वहाँ मौजूद 2 लोग जेनी नाम की एक लड़की को जानते थे जो इस समय प्रेग्नेंट थी। तभी प्रोफेसर खड़े हुए। घर का माहौल अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था। उन्होंने गेम बंद करवाकर तुरंत सबको एक घेरे में खड़ा करवाया और सबको एक साथ भगवान के मंत्र को पढ़ने को बोला। मेरी बहन और मैं लिविंग रूम के कोने से ये सब देख रहे थे। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े भगवान के मंत्रों को पढ़ रहे थे। पर तभी क्लास वाली प्लैनचेट अपने आप हिली। सबको लगा शायद वो हवा से हिली हो, लेकिन ग्लास काफ़ी भारी था तो उसका खुद से हिलना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी ग्लास लगातार हिलती रही और बार बार बोर्ड पर लिखती रही, सब मरेंगे। ये देखते हुए सभी ने मंत्रों को पढ़ना कंटिन्यू रखा। बार बार बोर्ड पर यही लिखा जा रहा था, सब मरेंगे, सब मरेंगे। और जब मंत्रों का बोलना बंद हुआ तो वो क्लास रुक गया। वो ऐसा था जैसे किसी ने कोई स्विच बंद कर दिया हो। और बस इसके बाद सब लोग अपने घर चले गए और रात वहीं खत्म हो गई। खैर, कुछ महीने बाद मेरी माँ फिर से एक और लेट नाइट स्टडी सेशन के लिए प्रोफेसर के घर पर गई थी। उस रात एक बर्फीला तूफान आया हुआ था, तो प्रोफेसर ने मेरी माँ को बोला कि आज रात यहीं सोफे पर सो जाओ,
कल सुबह चली जाना। तो मेरी माँ उस रात वहीं रुक गई। देर रात को उनकी एक आवाज़ से नींद खुली। जब उन्होंने ठीक से आंखें खोलकर देखा तो उन्हें प्रोफेसर की कुर्सी आगे पीछे हिलती हुई दिखी। उन्हें लगा शायद वो अपने बेडरूम से आकर वहाँ बैठे होंगे, लेकिन इतनी रात को क्यों? पर फिर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से सो गई। अगली सुबह उन्होंने कैजुअली उनसे पूछा, क्या आप कल रात को लिविंग रूम में आए थे चेयर पर बैठने? उन्होंने बोला, नहीं। लेकिन क्यों? फिर मेरी माँ ने कल रात के बारे में उनको बताया, पर प्रोफेसर ने उस बात का कुछ जवाब नहीं दिया, बस एकांत में खिड़की के बाहर देखते रहे। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने ग्रुप के सभी लोगों को बताया कि अभी कुछ दिनों से जब भी वो हर सुबह उठते हैं तो उन्हें अपनी सारी कुर्सियाँ गिरी हुई मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गिराया हो, लेकिन किसी के भी या किसी जानवर के भी अंदर आने के साइंस नहीं होते। और तभी उस दिन जेनी अंदर आती है, वही प्रेग्नेंट जेनी जिसका बोर्ड ने नाम स्पेल किया था। उसे उस रात के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब ग्रुप में से किसी ने उसे उस रात के बारे में बताया तब उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो भी एक ओइजा बोर्ड यूज़ कर रही थी, लेकिन अकेले में। उसे लगा वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की आत्मा से बात कर रही है और उस बच्चे के लिए उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। पर एक रात उस आत्मा ने जेनी से पूछा, क्या वो उसे गले लगा सकता है? जेनी ने बोला कि नहीं बच्चे, मैं तुम्हें कैसे गले लगा सकती हूँ, तुम तो यहाँ हो भी नहीं। और ठीक 10 सेकंड बाद उसका 4 साल का बच्चा रोते और दौड़ते हुए उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वो उसे गले लगा सकती है। वो काफ़ी डरते डरते सबको ये कहानी बता रही थी। उसे अपने घर में अजीब चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि किसी बकरे की कटने की आवाज़ या ऐसी आवाज़ें जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। उसे अभी तक लग रहा था कि वो पागल हो रही है, पर जब प्रोफेसर के घर वाली घटना उसने सुनी तब उसके मन को थोड़ी शांति मिली। मुझे आज तक नहीं समझ आता कि क्या वो सच में शैतान था या फिर कुछ उससे भी बुरा। मेरी माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि ओइजा बोर्ड से कभी मत खेलना, लेकिन मैं एक बेवकूफ़ लड़की थी। हमारे पास कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन मेरी दोस्त को बनाना आता था, तो उसने एक पेपर बोर्ड पर ओइजा बोर्ड की ड्राइंग बनाई और मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स घेरा बनाकर बोर्ड के अराउंड बैठ गए और खेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि मेरी दोनों फ्रेंड्स में से कोई एक उस प्लैनचेट को घुमा रही है, क्योंकि वो बहुत स्मूथली घूम रहा था और हमारे सारे सवालों के जवाब क्लियरली दे रहा था। एक और भी रीज़न था कि मैंने ऐसा पहले सुन रखा था कि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बोर्ड ने एक काफ़ी अजीब जवाब दिया जिसने हमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा दिया था। हम यूजुअल जो टीनेज लड़कियों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वही पूछ रहे थे, जैसे कि कौन अपनी वर्जिनिटी पहले लूज़ करेगा वगैरह वगैरह। उसने हमें ऑर्डर में बताया और किस एज में और उन लड़कों के नाम को बताया। सच बताऊं तो वो इतना डिस्क्रिप्टिव था कि वो सुनने में रियल लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी अजीब था। हम में से एक लड़की जो काफ़ी रिलीजियस थी और उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी कंट्रोल करते थे, ओइजा बोर्ड के हिसाब से सबसे पहला नंबर उसी का था। फिर हमने पूछा क्या हमारी शादी होगी। बोर्ड ने बताया कि किसकी होगी, बट किसी के पार्टनर का नाम नहीं बताया। बट बोर्ड ने ये ज़रूर बोला कि किसका डिवोर्स होगा और किसी के बच्चे होंगे या नहीं। बोर्ड ने ये बोला कि जो रिलीजियस लड़की है उसकी कभी शादी नहीं होगी और जो दूसरी लड़की है उसका डिवोर्स हो जाएगा, और मेरी शादी तो होगी पर बच्चे नहीं होंगे। सभी क्वेश्चंस और आंसर्स इंटरटेनिंग तो थे, लेकिन अब हम तीनों से इरिटेट हो रहे थे। एक लड़की ने पूछा कि क्या हम तीनों हमेशा दोस्त रहेंगे। बोर्ड ने कहा कि वो दोनों तो दोस्त रहेंगी, पर वो मुझसे दोस्ती नहीं रखेंगी। और ये सुनकर मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी। मैं अपना हाथ उस पर से हटाना नहीं चाह रही थी। हम तीनों काफ़ी कंफ्यूज थे
और डिस्कस कर रहे थे कि प्लेनचेट को कौन घुमा रहा है, और हम काफ़ी डरे हुए भी थे। हम तीनों ने कसम खाई कि हम में से कोई भी उसे नहीं घुमा रहा। अब हम तीनों काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि बोर्ड के थ्रू जो बातें बोली जा रही थी वो हम तीनों को किसी न किसी तरह से गुस्सा दिला रही थी। सब कुछ इतना डिटेल में और डिस्क्रिप्टिव था कि अब वो लगभग बेइज्जती लग रही थी। हमने बोर्ड से पूछा कि अगर हम में से कोई नहीं है तो तुम प्रूव करो कि प्लेनचेट को तुम ही मूव कर रहे हो। कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ तुम जानते हो, हम नहीं। बोर्ड ने ये बोला, ब्रूस अपनी वाइफ केली पे चीट कर रहा है और उनका डिवोर्स हो जाएगा। अब ये ब्रूस और केली कौन है? वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था। हम उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। लेकिन अब बोर्ड ने जो बात बोली उसके बारे में आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें अब पता तो था कि हम उसे मूव नहीं कर रहे हैं, फिर भी जब हमने बोर्ड की तरफ नीचे देखा तो वो अपने आप मूव कर रहा था और उसने हमसे पूछा कि क्या हम कुछ जानना चाहेंगे। हमने पूछा क्या, और उसने जवाब दिया कि क्या तुम लोग जानना चाहोगे कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। हम इतने ज़्यादा डर गए थे ये देखकर कि हमने अपना हाथ बोर्ड पर से हटा लिया, जो कि हमें पता था कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। अब इस पॉइंट पर हम क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे और बस चिल्ला रहे थे। हमने अपने कुछ दोस्तों की अटेंशन खींच ली जो बेसमेंट की दूसरे सेक्शंस में थे, और उन्होंने आकर हमसे पूछा कि क्या हुआ। हमारे 2 और फ्रेंड्स थे जो डेट कर रहे थे, और भगवान जाने कि वो क्या कर रहे थे रूम में। उसकी माँ ऊपर थी और ये एकमात्र सॉल्यूशन था जिससे वो दोनों साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे। अगर हम सब साथ होते तो हम कैंडल्स यूज़ कर रहे थे। वो दूसरी साइड कुछ कर रहे थे जिसके लिए उन्हें लाइट्स ऑफ चाहिए थी। उन्होंने म्यूज़िक प्ले कर रखा था तो उन्हें हमारी चीख से पहले कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हमने उन दोनों को बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। ये सब सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को भी खेलना था क्योंकि उसे ये सब काफ़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग लग रहा था, और उसने हमें ज़बरदस्ती टॉन्ट करते हुए खेलने को बोला। हम में भी ईगो आ गया और हम भी वापस खेलने बैठ गए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मतलब हमारी दोस्त ने खेलने से मना कर दिया। वो ये सब सुनकर काफ़ी डर गई थी और वो ऊपर चली गई। उसके बॉयफ्रेंड ने बोर्ड से पूछा कि प्रूव करो तुम रियल हो और कुछ करके दिखाओ। बोर्ड ने जवाब दिया कि अपनी गर्लफ्रेंड को खेलने के लिए बुलाओ, हमें और एनर्जी चाहिए कुछ होने के लिए। इस पॉइंट पर हमें रुक जाना चाहिए था, लेकिन हम सब बेवकूफ़ थे। उसके बॉयफ्रेंड ने आवाज़ लगाई और उसे आखिरकार खेलने के लिए मना लिया। बोर्ड ने हमसे बस ये बोला कि पॉइंटर पर अपने हाथ रखो और वेट करो, और हमने उससे पूछा कि कितना वेट। हमें 10 मिनट से ऊपर हो गए थे उस पर हाथ रखे, और हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद अब हमें सेशन ख़त्म करना चाहिए, लेकिन मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड ये नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद हम सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी रिलीजियस फ्रेंड और वो दूसरी दोस्त का बॉयफ्रेंड कैंडल की डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए चिल्लाने लगे। वो उस डायरेक्शन में फेस कर रहे थे तो उन्हें सबसे अच्छे तरीके से दिखा था। जब वो हड़बड़ी में उठे तो हमने घूमकर पीछे देखा कि जो नॉर्मल कैंडल की परछाई थी अब वो 6 फीट प्लस की परछाई हो चुकी थी, पर वो कैंडल की परछाई नहीं थी। मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा था, पर इतना देखा था कि उसके पैर और सर बकरी के थे, पर बाकी शरीर इंसान का था। हम सभी चिल्लाते हुए ऊपर भागे और हमें जाते जाते एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। हम मेन डोर से घर के बाहर लॉन में आ गए। एक लड़की ने तो डर के मारे अपनी पैंटिंग गीली कर दी थी। मेरे दोस्त की माँ भागते हुए बाहर आई और वो काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उन्होंने हमें शांत कराया। हमने इसके बारे में कभी दोबारा बात नहीं की। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको ब्रूस और केली याद है? क्योंकि हम जूनियर हाई स्कूल में थे इसलिए सारे टीचर्स को उनके लास्ट नेम से बुलाया जाता था। हमें पता चला कि हमारे टीचर और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहन रखी थी।
किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी अंगूठी खो दी है, तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स हो रहा है और उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। बाद में हमें पता चला कि उनकी एक्स वाइफ का नाम केली और उनका नाम ब्रूस था। जब हमें ये पता चला तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। खैर, टाइम के साथ ये यादें बनकर रह गईं और जैसा कि बोर्ड ने बोला था, उन दोनों लड़कियों ने 1-2 साल बाद मुझसे बातचीत बंद कर दी। मुझे याद है, मेरे मिड-20s में मुझे फेसबुक पर उन दोनों में से एक का मैसेज आया था। उसने मुझसे पूछा था कि जिस एज में बोर्ड ने बताया था, क्या मैंने उसी एज में अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी और क्या उस लड़के का नाम सही था। उसने मुझे ये भी बताया कि बोर्ड ने जैसा बताया था उसी तरीके से एग्जैक्ट सेम वे में उसने और उस दूसरे रिलीजियस लड़की ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ करी थी। हम सालों बाद बात कर रहे थे और मैं इन सभी चीज़ों को बोल चुकी थी, लेकिन सडनली मुझे याद आया, बोर्ड ने मुझे जॉन नाम बताया था, लेकिन मैं किसी जॉन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी कभी। मैं जैन नाम के एक लड़के के साथ थी जो यूरोप से था, लेकिन तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉन की लैंग्वेज में जैन ही ट्रांसलेट होता है। अब मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ और इन सभी चीज़ों से दूर ही रहती हूँ और मुझे लगता है कि किसी को भी इन सभी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इनसे जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी रखनी चाहिए। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए क्योंकि रात